एक बहुत खास बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं हिरेन वैद एल्केमी के। आप सब लोग बहुत क्लोजली उनको फॉलो करते हैं, मैक्रो माइक्रोज सब पे उनकी बहुत पैनी नज़र रहती है। हिरेन, बहुत बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे स्ट्रेट अवे इसी बात पे आऊँ क्योंकि हम सब जो है एकदम इकोनॉमिस्ट बन गए लास्ट 6 महीने में। इतनी क्लोजली मैक्रो इंडिकेटर्स शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने कभी नहीं ट्रैक किए, और क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स भी हैं। बट ये सेंस क्या अब आपको आ रहा है, जो डेटा पॉइंट्स आप देख रहे हैं एक मार्केट पार्टिसिपेंट की नज़र से, कि मैक्रो वरीज काफ़ी हद तक प्राइस्ड इन होने लगी हैं? कल रात को भी इतने डरावने नंबर के बाद भी डाउन नहीं धराशायी हुआ। आज हम लोग हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। तो ऐसा है कि जो मैक्रो सिचुएशन इंडिया में है इस वक्त, वो मेरे हिसाब से पिछले समय से इन रिलेटिव टर्म्स इंडियन मैक्रो इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, आज जो हम मैक्रो प्रॉब्लम्स जो देख रहे हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादातर डेवलप्ड मार्केट्स को इम्पैक्ट होती है। तो आप अगर यूएस या यूरोप देखें, वहाँ पे एवरेज इन्फ्लेशन 1.5-2% होता था। आज वहाँ पे प्रिंट आ रहा है 9%। तो वहाँ पे कंज्यूमर को शॉक है, क्योंकि एवरेज इन्फ्लेशन इज़ 4x नॉर्मल इन्फ्लेशन। अच्छा, इंडिया में 5-6% इन्फ्लेशन तो हम हमेशा से देखते आ रहे हैं। इनफैक्ट हम तो बहुत, उसके पहले तो इन्फ्लेशन 8-9-10% हुआ करता था। तो अब एवरेज 5-6% इन्फ्लेशन है और अपना प्रिंट आया 7%। सो वी आर मच बेटर। ये जो चैलेंज ऑफ इन्फ्लेशन है वो डेवलप मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा है, ना कि इंडिया के लिए। बट क्योंकि हम सारे इंटरकनेक्टेड हैं, राइट, स्पेशली इन फाइनेंशियल मार्केट्स, तो अगर वहाँ पे हेडविंड्स हैं तो उसका असर यहाँ पे भी हो सकता है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि जो मार्केट है वो एक तरीके से इन ग्लोबल हेडविंड्स और मैक्रो प्रॉब्लम्स की वजह से एक रेंज बाउंड हो गया है। बट मुझे लग रहा है कि इंडिया की सिचुएशन जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, तो लोगों को ऐसे लगता है जैसे इंडिया में रिसेशन हो गया। इंडिया में रिसेशन नहीं है, इंडिया में ग्रोथ है। इंडिया में इकोनॉमी 7-8% ग्रो होने वाली है, फास्टेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। प्रॉब्लम अगर रिसेशन या स्लो डाउन का है तो वो यूएस या यूरोप में है, इंडिया में नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। इनफैक्ट आप 90s के किड हैं और हमने भी 80s में हमने देखा है कि इंडिया ने बहुत हाई इन्फ्लेशन लेवल्स देखे हैं। और हम सब लोग कि जो हम आज 40 to 45 एज वाले जितने भी मनी मैनेजर्स हैं, वो बहुत कंजर्वेटिव माइंडसेट में बड़े हुए हैं जी। तो वो ये सब देख चुके हैं, इससे वर्स्ट सिचुएशन देख चुके हैं। माँ अपने बेटे से कह रही है एक बाल्टी गर्म पानी रखा है, आधे में नहा के आ जाना, आधा छोड़ देना, दूसरे कमरे का लाइट पंखा बंद करके इस कमरे में आना। तो ये आपने बहुत एक प्रैक्टिकल बात बोली। 7-8% हमारे यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है। मैं आपसे बात करूँगा हमारी जो इंडियन सिटीजन्स की अफोर्डेबिलिटी है रियल एस्टेट खरीदने की, वो कई दशकों के हाईएस्ट लेवल पे आ गई जी। इंडियन प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत हाई पे हो गई है। तो क्या ये एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें क्वेश्चन करेगी फॉल्स से इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं? वाकई मुझे लग रहा है कि, तो ऐसा नहीं है कि मैक्रो प्रॉब्लम हमको नहीं है, लेकिन पहले से हमारे पास बेहतर शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, राइट। अब आप ऑयल की बात करें, जब भी ऑयल $100-120 के ऊपर जाता था हिस्टोरिकली, तो इंडियन मैक्रो में बड़ी प्रॉब्लम आती थी। अपना करंट अकाउंट में चैलेंज आ जाता था। बट इस बार आप देखो, $100-120 भी हुआ, हाँ ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ हुई, बट एट $80 और $90 आवर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स आर हायर देन ऑयल इंपोर्ट्स। तो पहले जो अपनी कैपेसिटी थी टू हैंडल हायर ऑयल प्राइसेस, वो अब काफ़ी सक्षम हो चुकी है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट ही $425 बिलियन हो गया है, राइट। वो पहले सिचुएशन नहीं थी। हमारा एफएक्स रिजर्व्स $500-600 बिलियन है। हमारे पास वो शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि, और आपने इनकम की बात की,
तो मुझे लग रहा है कि अभी इंडिया जो है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे पहुंचा है, जो $2100 कैपिटा इनकम जो अपनी, हमेशा आप कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ की हिस्ट्री देखें, जब भी पर कैपिटा इनकम $2000 के ऊपर जाता है तो एक कंजम्पशन में बूम आता है। हाउसिंग है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हॉलीडेज़ हैं, ट्रैवल है, क्योंकि अब आपके पास एक डिस्क्रेशनरी स्पेंड करने के लिए बियॉन्ड योर नेसेसिटीज़ एक पैसा आ जाता है। सो आई थिंक हमें बहुत वरी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया इस समय में डिस्पाइट ऑल दीज मैक्रो हेडविंड्स एक स्वीट स्पॉट में है। बिल्कुल। और बहुत चिंता निवेशों को मेरे हिसाब से नहीं करनी। आपने 25-28 साल एग्जैक्टली यही पेशे से किया है, साइकिल्स देखे हैं, तो आप कह रहे हैं तो हम मानेंगे इस बात को। हिरेन, ये बताएं कि आप एक्सपोर्ट जो हमारे एक ऑल्टरनेटिव एक्सपोर्ट्स जो बढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल, ऑटो एंसिलरी, केमिकल्स, ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट थे सॉफ्टवेयर और फार्मा, आप इसको अपने पोर्टफोलियो का पार्ट कैसे बना रहे हैं, किस प्रपोर्शन में, किस तरफ आपका ज़्यादा लीनिंग है? देखिए, ऐसा है कि डेफिनेटली एक नए नए एरिया में एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन अभी इंडिया इज़ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। बताइए। राइट, जो पहले एक इम्पोर्ट आइटम हुआ करती थी। तो ट्रेडिशनली आपने सही बोला कि आईटी, सर्विसेज और फार्मा एक बहुत बड़ी थी। अब इसमें जुड़ गई है स्पेशलिटी केमिकल्स, जो अभी भी मेरे हिसाब से यंग इंडस्ट्री है, लेकिन ये फार्मा की तरह बहुत बड़ी हो सकती है। ओके। तो स्पेशलिटी केमिकल्स एक एरिया है, तो उसमें हमने निवेश किया है। जैसे कंपनियां हैं, पीआई इंडस्ट्रीज़ है, या नवीन फ्लोरीन है, या दीपक है, तो और ढेर सारी ऐसी हाई क्वालिटी स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज़ हैं जो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर्स कैन ग्रो मच फास्टर। आपने ऑटो कंपोनेंट की बात की। इंडिया वाज ऑलवेज कम्पिटिटिव इन ऑटो कंपोनेंट्स, राइट। तो उसमें काफ़ी सारी कंपनियां हैं, जैसा हमारा निवेश है सुंदरम फास्टनर्स में, भारत फोर्ज में। तो मुझे लग रहा है कि ऑटो कंपोनेंट्स में भी एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और अब तो हम डिफेंस की भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल। कि उसमें तो डोमेस्टिक भी है अपॉर्चुनिटी और एक्सपोर्ट की भी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे हमने कई सालों से इन्वेस्ट किया है, एक छोटी सी कंपनी है बेंगलोर में, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज़, जो ऑलरेडी बोइंग, एयरबस और बेल हेलीकॉप्टर्स को के ग्लोबल सप्लाई चेन में एम्बेडेड है, और वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एंड काफ़ी सारे कंपोनेंट में तो वो तो सोल सप्लायर हैं। सो आई थिंक इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट स्टोरी तो अब शुरुआत हुई है। क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, एग्रो कमोडिटीज़ हो चाहे इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हो, इसके प्राइसेस नीचे जो आ रहे हैं उसको आप कैसे खेल रहे हैं? आपके पास या कमोडिटी यूज़र्स पे आप बुलिश हो गए, कैपिटल गुड्स, ऑटो जो 7-8 साल तक नहीं चले थे, डीप सिक्लिकल्स हैं, वो रिवर्स हो रहा है कुछ? सही बात है। मुझे लग रहा है कि मेरे अंदाजे से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन हैज़ पीक्ड। क्योंकि आप एक और कह रहे हैं कि ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगा, यूएस में माइल्ड रिसेशन आएगा, यूरोप ज़रूर रिसेशन आएगा। तो ऐसे समय में यू कैनॉट हैव कमोडिटी प्राइसेस गोइंग अप। तो एक हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि कमोडिटीज़ में हैव पीक्ड फॉर नाउ एटलीस्ट। और इसको खेलने के लिए हमारे पास जो मोस्टली हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो ज़्यादा करके कमोडिटी यूज़र हैं। जैसे ऑटोज़ हैं, ऑटो एंसिलरीज़ हैं, इवन केमिकल कंपनीज़ काफ़ी सारा इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट करते हैं। करेक्ट। तो अगर क्रूड थोड़ा सा कूल ऑफ होता है तो नेचुरली इनपुट प्राइसेस भी थोड़ी सी कूल ऑफ होंगी। तो कैपिटल गुड्स की आपने बात की, बहुत सही है। मुझे लग रहा है कि कैपिटल गुड्स में अब आगे जाकर काफ़ी तेज़ी आ सकती है सिलेक्ट कैपिटल गुड्स में, जैसे हमने एबीबी में इन्वेस्ट किया है। और हमें लग रहा है कि अब काफ़ी सालों के बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रहा है, बट नए एरियाज़ में हो रहा है। पहले जो होता था वो पावर कोल पावर में होता था, या अब जो हो रहा है वो रिन्यूएबल्स में हो रहा है, क्लीन एनर्जी में हो रहा है, ऑटोमेशन में हो रहा है, डेटा सेंटर्स में हो रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारी जो लीडिंग एमएनसी
कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं वहाँ पे निवेश ये आपने करना बहुत चाहिए। अच्छी बात बोली कि कैपेक्स का जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, वो बदल गया है। वो बदल गया है। पहले बल्कि हैवी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा होता था। इनफैक्ट मैं अभी एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा था, थर्मैक्स कह रहा है कि 75% इंक्रीमेंटल ऑर्डर्स उनको ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल टाइप। Absolutely. ये आपने बहुत महीन बात, बहुत खास बात बोली है। मैं एक आपके आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे बात करूंगा कुछ ग्लोबल सेक्टर्स की, क्योंकि उसमें एक तरफ तो भाव गिरने की वजह से रुचि बहुत है, दूसरा लोग इन्वेस्टेड भी हैं। मेटल्स फॉर एग्जांपल, हालांकि वो बहुत कोरिलेटेड है ग्लोबल मेटल प्राइसेस से, बट आखिर हम जो है कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो गई हैं, कैश फ्लो अच्छे हैं। क्या वहां पे एक कॉन्ट्राबेट का आपका सीन बन रहा है, या आप ऑलरेडी एक राउंड एक्सपेंशन ले चुके हैं और अभी आप रुकेंगे थोड़ा मेटल्स में? मुझे लग रहा है कि क्या है ना कि मेटल्स जैसे सेक्टर में ये बात तो सही है कि अभी जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी डीलेवरेज्ड हैं और बहुत अच्छा कैश फ्लो कमाया इन्होंने इस साइकिल में। लेकिन अगर आपको मेटल्स खेलना है तो ये सेक्टर बहुत वॉलेटाइल है, तो इसमें आपका जो पोर्टफोलियो में जो एलोकेशन है वो बहुत बड़ा या अग्रेसिव नहीं हो सकता। और इसमें आपको एक जो बड़ी लंबी साइकिल है उसमें काफ़ी छोटी छोटी साइकिल्स आएंगी, अप और डाउन की साइकिल, राइट। उसमें जैसे हमने देखा गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी कभी कभी आ सकता है बीच में, कि जैसे एक्सपोर्ट उन्होंने पे टैक्स डाल दिया स्टील एक्सपोर्ट्स पे। तो ये सब कारण की वजह से ये सब शेयरों में 30-30, 40-40% भी करेक्शन आ सकता है। तो ये सोच के निवेश करें, या तो यू शुड बी वेरी गुड एट टाइमिंग, कि सही टाइम पे ले लिया और सही टाइम पे एग्जिट कर दिया। ऐसे सेक्टर में बाय एंड होल्ड खेलना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट ये जो पॉइंट बोला ना कि बड़े साइकिल में इंटरमीडिएट बहुत छोटे साइकिल आते रहेंगे, वो अगर आप कर सकते हैं तो आप हाथ डालिए, वरना दूर रहिए। वरना ना। ये आपका जो है टेक्नोलॉजी, उसने भी 3 बहुत बढ़िया साल देखे, पी एक्सपेंशन हुए, सब कुछ ठीक है। अब थोड़ा डर बैठा, नैस्डैक 30% आ गया नीचे, कि क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है। हमारे यहाँ तो कंपनी अभी तक डिनाई कर रही है कि ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हुई, बट बाजार उससे अग्री नहीं कर रहा है। और जो मिड कैप कंपनीज हैं वो उनकी हाई ग्रोथ मेंटेन है। इसको आप टेक्नोलॉजी को कैसे आप एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि विदाउट डाउट लास्ट 2-3 साल टेक्नोलॉजी कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा था। 2 रीज़न, एक तो ऑलमोस्ट इन्होंने तकरीबन 300 बेसिस पॉइंट कॉस्ट सेव कर लिए, ट्रैवल और जो मार्केटिंग और जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की जो कॉस्ट होती थी वो सीधी आपकी बॉटम लाइन में आ गई। दूसरा, ड्यूरिंग पैंडेमिक टेक स्पेंडिंग बढ़ गया क्योंकि एवरीबडी वाज डूइंग ऑनलाइन, कोई फिजिकली जा नहीं रहा था। अब बड़ी डिबेट ये है कि जो हमने बम्प अप देखा वो सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है। हमें ऐसा लग रहा है कि टेक स्पेंडिंग स्ट्रक्चरल है, परंतु जो मार्जिन बेनिफिट आया था उसमें से थोड़ा मार्जिन बेनिफिट वापस चले जाएगा। पार्टली जाएगा क्योंकि ट्रैवल वगैरह शुरू हो जाएंगे, और पार्टली इसलिए भी जाएगा क्योंकि हमने एट्रिशन बहुत देखा है इस सेक्टर में। तो मुझे लग रहा है कि अभी जो इस सेक्टर में जो लार्ज कैप्स हैं वो शायद उनका ग्रोथ स्लाइटली अभी नॉर्मलाइज हो जाए। ये फिर भी जो सेक्टर है ऐसा है वो अट्रैक्टिव है निवेश के लिए, क्योंकि इसमें कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है और अब कंपनियां बायबैक्स और डिविडेंड्स भी अग्रेसिवली कर रही हैं। तो जो कैश रिटर्न कर रही हैं शेयर होल्डर्स को, इसलिए उसका पी बड़ा था बीच में। तो मुझे, और मिड कैप्स में आपको स्टॉक स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। तो सब सेगमेंट्स इन आईटी सर्विसेज, जैसे ER&D सर्विसेज है, जिसमें टाटा एलेक्सी या KPIT जैसी कंपनीज हैं जो मेरे या परसिस्टेंट हैं, जो दे विल ग्रो फास्टर देन द एवरेज। तो अगर ये वाली पॉकेट को भी बाजार करेक्ट कर दे, क्योंकि ओवरऑल जनरल करेक्शन है आईटी में, तो यहाँ आपको अच्छे निवेश के एरियाज हैं। आई थिंक सो। फेयर पॉइंट। आप खुद भी अपने पोर्टफोलियो में इसी तरीके से एड्रेस कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मैं आपसे एक फॉलोअप ऑटो में पूछना चाहूँगा कि अब ऑटो में 8-10 साल के बाद हम नए लॉन्चेस की बात कर रहे हैं जी। XUV700 बहुत अच्छा किया, नया स्कॉर्पियो आया, Hyundai न्यू ट्यूसॉन, ब्रेजा का नया, जो हमने सुना ही नहीं था। इसीलिए शायद यूज कार मार्केट बहुत एक्टिव हो गया था।
लेकिन एक नई इसके अंदर जैसे कहते हैं एक नई स्प्रिंग लग गई है, वो है ईवीज़ की। सिर्फ टाटा मोटर्स ने अभी तक ईवी में कैसे वैल्यू अनलॉकिंग है सिखाया था, अब इसने एम ने भी कर दिया। स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड में बात हो रही है, टीवीएस मोटर्स में बहुत रुचि है बड़े इन्वेस्टर्स की। ये वैल्यू अनलॉकिंग का जो एक ऑप्शनैलिटी है, ये आपको किस सबसे क्लोजेस्ट होता हुआ नज़र आता है वैल्यूशन के हिसाब से? देखिए, काफ़ी सारी कंपनियों ने ये किया है और मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत स्मार्टली किया है। इसकी दो वजह हैं कि वाइल ईवी इज़ अ ग्रोथ एरिया, आज के दिन आप ईवी में जो नॉर्मल आइस इंजन में जो मार्जिन बना सकते हैं वो कदे ही नहीं बना सकते। और ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है। तो आई थिंक ईवी में जो प्राइवेट एक्विटी और बड़े इन्वेस्टरों की रुचि है, तो इन कंपनियों ने जो अपना रिलेटिवली अनप्रॉफिटेबल और जो इन्वेस्टमेंट फेज वाला जो बिजनेस है, वो उसको सेपरेट कंपनी में स्मार्टली एक इन्वेस्टर निवेश ले आए, उसमें वैल्यू अनलॉक किया, एक बेंचमार्क वैल्यूएशन बन गया और बाहर का पैसा ले आए जो वो खर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये इसी बैलेंस शीट में करते तो आपका जो मार्जिन आज जो इतना अच्छा दिख रहा है आइस इंजन में, क्योंकि ये तो टेक्नोलॉजी तो बहुत मैच्योर्ड है, तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर करके आपने मार्जिन बहुत अच्छा कर दिया है। अगर इसके अंदर आप लॉस मेकिंग बिजनेस शुरू कर दें तो आपकी ओवरऑल मार्जिन घट जाएगी और वैल्यूएशन भी घट सकती है। तो मेरे हिसाब से एक नहीं, सभी ऑटो कंपनी आगे पीछे ये गेम खेलेंगी। अब ईवी में कौन आगे बढ़ेगा रेस में, वो ओनली टाइम विल टेल। बट आज के दिन अगर 4 व्हीलर की बात करें तो वेरी क्लियरली टाटा मोटर्स इज वे अहेड ऑफ एवरीबॉडी। और अगर 2 व्हीलर्स की बात करें तो काफ़ी सारे प्लेयर आ गए हैं। तो उसमें मुझे लगता है कि अभी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द लीडर। एथर एक है, एक छोटी सी कंपनी है ग्रीव्स कॉटन, वो उधर कैप्चर एम्पियर, उन्होंने भी अभी पैसा रेज कर लिया, उन्होंने भी किया, राइट। लेकिन उनका वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं जैसे बजाज, टीवीएस, ये भी मुझे लगता है धीरे धीरे अब रैंप अप करेंगे। तो क्लियर पिक्चर ऑफ लीडरशिप 3 साल के बाद पता चलेगी कि कौन रैंप अप कर सकता है। हिरेन, एक बात बताएं आप, ऑटो एनसीडी की स्पीड में लेगेसी बिजनेसेस सिक्लिकल थे, वापस आ रहे हैं, डिमांड वो एक बात है, बट टेक्नोलॉजी के साइड पे कौन सी ऐसी ऑटो एनसीडी कंपनीज हैं जो बहुत कटिंग एज काम कर रही हैं आपकी नज़र में? देखिए, मेरा ये मानना है कि आज के दिन एक्साइटमेंट बहुत है अगर किसी ऑटो एंसिलरी ने किसी ईवी कंपनी के लिए पार्ट बना लिया तो, ठीक है, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे ऑटो कंपोनेंट होता है, आप ईवी के लिए डालो या किसी और के लिए डालो मेरे हिसाब से। लेकिन जो भी हाई क्वालिटी टीम मैन्युफैक्चरिंग या इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, आई थिंक ऑटो एंसिलरी में मैं एक ऐसा अनुमान रखता हूँ कि जिसके भी मार्जिन, एबिटा मार्जिन 17-18% के ऊपर हो, मुझे उन्हीं कंपनी में इंटरेस्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास कहीं ना कहीं उसके पास या तो वो कोई बहुत ही इंजीनियरिंग, बहुत ही यूनिक सुपीरियर वैल्यू ऐड कर रहा है, क्योंकि वरना आपको ढेर सारी एंसिलरी मिल जाएंगी जो 5-6% से लेके 12% मार्जिन, क्योंकि ओईएम आपको कमाने नहीं देगा। और अगर ओईएम के प्रेशर के बावजूद अगर आपका मार्जिन 18% के ऊपर है, तो या तो आपका स्केल बहुत अच्छा है या तो आप कुछ ऐसा स्पेशलाइज काम कर रहे हो जिसकी वजह से आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा है। तो इसमें मैं ये एक ध्यान में रखता, निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए कि एबिटा मार्जिन जिसका भी 17-18% के ऊपर हो, उसमें से ढूंढे। बहुत अच्छा, ये यूनिवर्स आपने लिखा। आपने फार्मा में क्या कुछ बेट्स लेना शुरू किया? वहाँ भी देखिए, फार्मा में हमारे पास 2 कंपनियां जो हम कई सालों से निवेश, एक तो हमने ड्यूरिंग दी कोविड फॉल में ली थी, विच इज़ दिवीज, करेक्ट, क्योंकि वो वेरी हाई क्वालिटी फ्रेंचाइज है, लेकिन कोविड के समय पे हमको एक खराब टाइम में अच्छा निवेश करने मिला और अभी भी हमको उसमें तेज़ी है। और दूसरी कंपनी जो हमें लॉन्ग टर्म व्यू से अच्छी लग रही है वो सिंजीन है, जो बायोकॉन की सब्सिडरी है। वहाँ भी कुछ वैल्यू अनलॉक, और वहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि
उनके पास जो कैपेबिलिटीज़ हैं सीडीएमओ में, जो बायोसिमिलर्स में, वो बहुत ही डिफरेंशिएटेड। उन्होंने भी गाइडेंस बढ़ाई कुछ दिन पहले, अपने बिजनेस की विजिबिलिटी बहुत अच्छी दी। आपको मैनेजमेंट क्वालिटी वहाँ सॉलिड दिखती है? मुझे लग रहा है कि काफ़ी मैनेजमेंट क्वालिटी सॉलिड है। उनका जो मार्जिन प्रोफाइल है, रिटर्न ऑन कैपिटल प्रोफाइल है, वो बहुत ही अच्छा है। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अभी आपके पोर्टफोलियो की हेल्थ कैसी है इन टर्म्स ऑफ, आपने सब रीवर्क किए होंगे नंबर्स, काफ़ी वॉलिटिलिटी हुई चीज़ों में, तो क्या नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए आपका जो एक मिड कैप स्मॉल कैप पूरा यूनिवर्स में कहूँगा दोनों स्ट्रैटेजीज़ का मिला के, वहाँ आपको 18-20% अर्निंग्स ग्रोथ की विजिबिलिटी मिल रही है? बिल्कुल। इनफैक्ट हमारा जो मल्टी कैप स्ट्रैटेजी है, उसमें हमारी जो पोर्टफोलियो कंपनीज की वेटेड एवरेज अर्निंग्स ग्रोथ नेक्स्ट 2 साल, मतलब 22-23 और 23-24, वो तकरीबन 25 से 30% के बीच में कंपाउंडिंग हो रही है। तो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आवर अंडरलाइंग कंपनीज अर्निंग्स ग्रोथ इज गोइंग टू बी ट्वाइस दैट ऑफ निफ्टी। क्या बात है। सो अपने आप में उसमें फिर फॉल्स क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वालिटी अच्छी हाँ, मतलब उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये प्रोजेक्शन है, बट ये कंपनीज बहुत स्ट्रांग हैं और हमें लग रहा है कि इनकी अर्निंग्स ग्रोथ सुपीरियर होगी। ऑलराइट, आज हिरेन हमसे यहाँ ET Now स्वदेश से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। Guys, with that respect to you.